नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सात की बड़ी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी के दौरे का तीसरा दिन है। G20 समिट के दूसरे सत्र में शामिल होंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। रोम में शनिवार को G20 समिट के पहले सत्र की शुरुआत हुई है। तो G20 समिट के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात होगी। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से भी प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। रोम में शनिवार को G20 समिट के पहले सत्र की शुरुआत हुई है। चलिए खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से गोरखपुर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में आम सभा को संबोधित भी सीएम करेंगे और आज शाम रायपुर सीएम भूपेश बघेल लौट आएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 बजे रायपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से गोरखपुर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे। प्रतिज्ञा यात्रा में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे और आज शाम रायपुर भी लौट आएंगे। बढ़ते आगे जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान पूरा होने के बाद देर रात तक विधानसभा क्षेत्र के बूथ से मतदान दलों के लौटने का सिलसिला चलता रहा। जोबट में कुल 417 बूथ बनाए गए थे, जहां वोटिंग के बाद मतदान दलों की ओर से ईवीएम और वीवीपैट समेत मतदान सामग्री जिला मुख्यालय स्थित कॉलेज परिसर में बने ईवीएम वेयर हाउस में जमा कराई गई। बता दें कि जोबट विधानसभा उपचुनाव में शनिवार की शाम 6 बजे तक की स्थिति के मुताबिक कुल 53.30% मतदान हुआ। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के महेश पटेल और भाजपा के सुलोचना रावत के बीच है। अब 2 नवंबर को नतीजे का इंतजार है। तो मध्य प्रदेश में कल 4 सीटों पर उपचुनाव के दंगल में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दूसरी तरफ सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार 2 नवंबर का है, जब नतीजे आएंगे। तब तक तो दावों का दौर ही चलता रहेगा। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चारों चुनावों में जो एक लोकसभा और 3 विधानसभा का है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं जिस प्रकार का ट्रेंड है, हम ऐतिहासिक बहुमत से इस चुनावों को जीत रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम सभी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस तीनों विधानसभा सीटें जीतेगी और खंडवा की लोकसभा सीट भी कांग्रेस जीतने जा रही है। ये तमाम दावे उपचुनाव की जीत को लेकर किए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि वो चारों सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। मतदान के लिए सुबह से लोग कतारों में लगकर वोटिंग के लिए पहुंचे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। एक तस्वीर पृथ्वीपुर में देखने को मिली, जिसे लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरती कह सकते हैं। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला भी मतदान के लिए व्हील चेयर पर पहुंची। उनके परिजन उन्हें लेकर वोटिंग के लिए पहुंचे थे। 90 साल की। नाम कहा है डुक्कू को? चिराई। वहीं पृथ्वीपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के अध्यक्ष भगवान दास दुबे ने भी मतदान किया। इनकी उम्र 105 साल है। इन्होंने ब्रशभानपुरा गांव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर खंडवा में मतदान का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ एक दूल्हा शादी से पहले वोटिंग के लिए पहुंचा। उसका कहना था कि पहले मतदान फिर कोई और काम। और आप सबको सबसे ज़्यादा जागरूकता हमें कि वोट डालना, और सबसे पहले हर काम छोड़ दो, वोट डालो। मेरी बारात आहिस्ता जा रही है, उससे पहले मैं वोट डालने आया हूँ। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। इसलिए पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर ने भगवान के साथ साथ अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया।
निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब देख रही समझ रही है। मुझे पूरा विश्वास है जनता ये सब सोच समझ कर अपना मत का प्रयोग करेगी। जनता चुनाव लड़ रही है, माहौल तो एक तरफा है। जनता जहाँ है सभी साथ हो तो एक तरफा माहौल होना स्वाभाविक है। मूल मंत्र पर काम कर रहा है और लोगों का अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देवास में बूथ नंबर 122 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली, जिसके बाद 1 घंटे की देरी से मतदान शुरू हो पाया। देवास के उदयनगर क्षेत्र में उस वक्त विवाद की स्थिति बनी जब बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और कांग्रेस नेता कमल वास्केल आमने सामने आ गए। इसके बाद यहां जमकर विवाद हुआ। वहीं खरगोन के बड़वा क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए एक मतदान कर्मी शिक्षक दयाराम जाधव की मौत हो गई। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चारों सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। कौन किस पर भारी पड़ा, किसके दावों में कितना दम है और आखिर में जीत किसके खाते में दर्ज हुई, ये तो अब 2 नवंबर को ही पता पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने विधानसभा क्षेत्र देव तालाब में 7 दिनों की जनसंपर्क साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वो गांव-गांव जाकर जन समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण कर रहे हैं। इस दौरान भरे मंच में अपनी जीत को लेकर वो बिफर पड़े और कहा कि मैं इतना काम करता हूं फिर भी कम मार्जिन से चुनाव जीत कर जाता हूं। वहीं उन्होंने देव तालाब विधानसभा के विकास की तुलना रीवा विधानसभा से कर दी। गिरीश गौतम के दावे पर से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि रीवा का विकास का मॉडल है। विधानसभा अध्यक्ष ने पता नहीं क्या सोचकर कहा, समझ में नहीं आता। बढ़ते आगे राजीव भवन में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं के बीच गाली गलौच और मारपीट की नौबत आ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने ही छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला एक दूसरे को गाली देने लगे। दोनों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति हो गई। विवाद बढ़ता देख प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने दोनों को शांत करने की समझाइश दी। बावजूद दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। वहीं अब इसी मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसियों का यही असली चरित्र है। रायपुर, सरगुजा और महासमुंद की घटनाएं कांग्रेसियों के लिए शुभ नहीं है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने सन्नी अग्रवाल को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस नेताओं के बीच ये तीसरा विवाद है। इससे पहले जशपुर में और कल राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी। देखिए बात क्या है मुझे समझने तो दीजिए। आखिर क्या है, मैं तुरंत गाड़ी से उतरा फिर अंदर गया हूँ। हकीकत क्या है, क्या कारण है, वो सब देखना पड़ेगा। थैंक यू। कांग्रेस सत्ता के मद में चूर है और ये घटनाएं चाहे जसपुर की घटना हो, चाहे अंबिकापुर की घटना हो, चाहे रायपुर महासमुंद की घटना हो, चाहे रायपुर के कांग्रेस कार्यालय की घटना हो, जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है वो छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 10 नवंबर तक बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान कर दिया। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से सरकार के भुइयां पोर्टल का सर्वर स्लो चल रहा है, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा था। किसान इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने इससे पहले धान खरीदी 1 दिसंबर से करने का फैसला किया था। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसके लिए वृद्धि की जाती है। सारंगढ़ के गुडेली इलाके में लाइमस्टोन माइनिंग लीज की जनसुनवाई पूरी हुई। सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जनसुनवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में केवल 161 लोगों ने लीज का समर्थन किया, जबकि लगभग अधिकतर लोगों ने इसका विरोध किया। 22 एकड़ जमीन पर उत्खनन के लीज की मांग पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इंदौर की एक बुरी खबर से जैन समुदाय के लोग शोक संतृप्त हैं। दरअसल परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदा नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में जैन मुनि आचार्य श्री 108 विभत सागर जी महाराज की मौत हो गई।
वो नंदानगर स्थित मंदिर में फांसी पर झूलते पाए गए। शुरुआती तौर पर मामला गंभीर होने के चलते पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही कि मौत की वजह क्या है। आशंका जताई जा रही कि मौत की वजह आत्महत्या हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आचार्य श्री 108 विमत सागर जी नंदा सागर स्थित मंदिर में फांसी पर झूलते पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जैन मुनि चतुर्मास के सिलसिले में इंदौर आए हुए थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। आचार्य श्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके अनुयायी हैं, उनने उनका शव देखा जो कि पंखे से लटका हुआ था उनके अंदर के कमरे में। बेसिक फॉर्मेलिटीज पीएम के बाद ही पता चलेगी और हमने मामला चूंकि जांच में ले लिया है, एक अलग तरीके से हम इसमें जांच कंडक्ट करके प्रॉपर जो बोलते हैं विधिवत हम जो जांच करके जो भी इसमें कंक्लूजन आएगा हम निकाल के आपको बताएंगे। चलिए, और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। दीपक, क्या कुछ खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हो पाया? देखिए, अभी तक जो है जांच आगे लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि जैन मुनि के मृत्यु का ये मामला, उसके बाद से जो अनुयायी हैं वो काफी शोक संतप्त है और जो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस अवस्था में शव मिला था उसके बाद से जांच और आगे बढ़ रही है और सही वजह का पता लगाया जा रहा है कि आखिर जैन मुनि की मृत्यु किस वजह से हुई है। और आज चूंकि सुबह जैन मुनि जी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो पीएम रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन वाकई में इस तरह की घटना का सामने आना पुलिस के लिए काफी बड़ा जांच का विषय है। अनुयायियों में भी काफी न शोक भी है, थोड़ा गुस्सा भी है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह की रिपोर्ट आती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो जैन मुनि हैं वो यहाँ पर चातुर्मास के लिए रुके हुए थे और कुछ समय पूर्व ही वो यहाँ पर पधारे थे और उनसे लगातार जो समाज के जन हैं वो लगातार मुलाकात भी करते थे, सभी चीजें थी। लेकिन कल देर शाम जब दरवाजा नहीं खुला और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो उनका जो उनकी मृत्यु पाई गई और मृत्यु अलग अलग जो जैसे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो उनका शव है वो उस अवस्था में था कि वो पंखे से लटके हुए थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जैन समाज में इसको लेकर जैन मुनि की मृत्यु को लेकर काफी शोक है और अब पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच और आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, बढ़ते आगे। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। एसपी के सामने 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 1 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली भी शामिल है जो बुरकापाल की घटना में शामिल रहा। आपको बता दें कि इस घटना में 25 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर सड़कों को क्षतिग्रस्त करने, पुलिस की टीम पर फायरिंग करने, बैनर पोस्टर लगाने के आरोप हैं। बैकुंठपुर नगर सेना के एसआई की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी के मुताबिक आरोपियों ने एसआई की हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया था। कल असोस इलाके से एसआई की लाश बरामद की गई। दरअसल एसआई के एक महिला के घर आने जाने से महिला के परिजन नाराज थे, जिसके बाद उस महिला के परिजनों ने एसआई को डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया था। दीपेंद्र सिंह होमगार्ड के सब इंस्पेक्टर थे, वो 25 तारीख से मिसिंग थे। उनके भाइयों का और उनके रिश्तेदारों का पहले से बहुत बार विवाद होते रहता था। तो उस दिन उन्होंने प्लान तरीके से मर्डर किया। कई अन्य बिंदुओं पे जब मुकबिल लगाए गए तो उन्होंने सूचना दी कि ये कारण हो सकता है। उसमें जांच करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महासमुंद जिले के बार नवापारा इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। इलाके में हाथियों के दल ने धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्राम बंदोरा में हाथियों ने लगभग 2 एकड़ में लगे फसलों को रौंद दिया। दरअसल इन इलाकों में हाथियों का दल बार नवापारा के जंगलों से निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। महासमुंद जिले के 52 गांव हाथियों के उत्पात से प्रभावित है। रायपुर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया। 3 दिनों तक राजधानी में बिखरी आदिवासी संस्कृति की छटा में देश विदेश के आदिवासियों ने नृत्य कला का प्रदर्शन किया। सीएम भूपेश बघेल ने नर्तक दलों को पुरस्कार बांटे।
विवाह शैली में झारखंड को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि द्वितीय पुरस्कार ओडिशा को मिला। विवाह शैली में असम को तृतीय पुरस्कार दिया गया। पारंपरिक त्योहार नृत्य में भी झारखंड प्रथम आया, जबकि ओडिशा दूसरे नंबर पर रहा। छत्तीसगढ़ को इस शैली में भी तीसरा स्थान मिला है। पीछे भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का और ये दूसरा वर्ष झारखंड से यह नृत्य दल हमारे बीच आया। कंडसा नृत्य इसकी प्रस्तुति, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में अन्य पारंपरिक त्योहार पर तालियां छाऊ नृत्य के लिए। छाऊ नृत्य विशेष रूप से विश्वविख्यात है और झारखंड की पहचान छाऊ नृत्य। बहुत ही ऊर्जा के साथ इसकी प्रस्तुति दी जाती है। बहुत ही आकर्षक है, वो सामने बैठ करके ले जाएं। मीडिया के साथियों का बार बार अनुरोध ये आ रहा है। बहुत ही टफ कंपटीशन, बहुत कड़ी परीक्षा के दौर से ये सब गुजरे हैं। बिल्कुल ये महसूस किया जा सकता है कि निर्णायक मंडली के लिए भी ये बहुत ही चुनौती, क्योंकि इन्होंने यहाँ आने के बाद जो सुख और शांति की उन्होंने अनुभव की है उसका कोई तोड़ नहीं है। वो सारी स्मृतियां लेके, चाहे वो कलाकार हो, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट जन हो, वो लेकर अपनी अनुभूति लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के एक नई पहचान देने की कोशिश इस मंच के माध्यम से हुआ है। मैं सभी जो सहयोगी साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मिनी मुंबई में रियूज मेला लगा है, जिसमें कचरे से बेहतरीन वस्तुओं का निर्माण कर प्रदर्शन किया गया। दरअसल इंदौर के गांधी हॉल में 3 दिवसीय रियूज मेला लगा है, जिसमें अनुपयोगी सामान से तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाकर प्रदर्शित की गई है। मेले में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह ने वेस्ट से बेस्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में डेकोरेटिव आइटम, स्क्रैप आर्ट, पेपर रोल आर्ट, मैक्स आर्ट, दिवाली दिए, फर्नीचर और ओल्ड क्लॉथ आर्ट जैसे सामान प्रदर्शित यहां पर किए गए। मेले में लगे एग्जीबिशन का सांसद शंकर लालवानी ने दौरा किया और कहा कि पहले कचरा केवल फेंकने के काम में आता था, लेकिन अब हर क्षेत्र में कचरे से उपयोगी सामग्री बनाई जा रही है। यह पूरे देश के लिए एक संदेश है। हालांकि लोगों में जागरूकता की कमी है, लेकिन जन जागरूकता से लोगों का नजरिया जल्द ही बदलेगा। दिवाली के समय हमें इस प्रकार का मेला लगाना चाहिए, उसमें रोजगार भी मिलेगा और किस प्रकार हम वेस्ट से वेल्थ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि हम वेस्ट से भी वेल्थ कर सकते हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको हमको प्रमोट करना चाहिए। नई नई क्रिएटिविटी लाए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी क्रिएटिविटी आएगी। मैं बधाई देता हूँ सबको। चलिए, तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।